हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट सेशन के अंदर हमने देखे थे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप। सर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्क क्या है? पहले तो आप हमें ये बताइए। देखिए, अगर आपको क्रिकेट की टीम बनानी है और आपके पास एक बढ़िया ऑलराउंडर की ज़रूरत है तो आप बेशक मुझे याद करें। अगर आपको ये फुटबॉल की टीम बनानी है और आपको एक बढ़िया स्ट्राइकर चाहिए तो उस केस के अंदर बेशक आप मुझे याद कीजिए। अगर आपको कुछ पढ़ना है और उस केस के अंदर कुछ समझना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उस केस के अंदर आप बेशक मुझे याद कीजिए। ये तो क्या हुआ मेरा दायरा, जो कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, टीचिंग। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के मामले में। समझ आ रही बात? तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसका एरिया जो है वो क्या है, बहुत वो अलग होगा और उसका ऑब्जेक्टिव जो वो अलग होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग को किया क्यों जाता है वो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो उसका क्या है, स्कोप है, उसका एरिया। कहाँ कहाँ दायरा है उसका, कहाँ कहाँ तक जा सकता है वो उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? तो देखिएगा कहाँ कहाँ हो सकता है स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कहाँ कहाँ काम आ सकता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब देखिए, कॉस्ट का मतलब क्या था, एक पेन को बनाने में 7 रुपए का खर्चा लगता है तो वो क्या थी, कॉस्ट थी। ये 7 रुपए कैसे पता करते हो, वो क्या है, कॉस्टिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, इसके स्कोप के अंदर और क्या आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट के डाटा की अकाउंटिंग करना। उसके बाद में कॉस्ट एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे आपका रिजल्ट आया उसके अंदर क्या था, जैसे अकाउंट्स के अंदर मार्क्स जो थे वो 100 में से 90 है और बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर 100 में से 70 है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर देख के हमारा क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट जो है वो कमजोर है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो वो अच्छा है। समझ पा रहे हैं? तो एनालिसिस के अंदर भी काम आता है। कॉस्ट के डाटा देख के आप बता सकते हैं कि आप कौन सी जगह पर सही है, कौन सी जगह पर गलत है। लाइक आपका प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वहाँ वेस्टेज जो है वो ज़्यादा है या नहीं है, मटेरियल आपका महंगा है या लेबर आपका महंगा है, लेबर में खर्चा ज़्यादा हो रहा है या मशीन के अंदर ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो वो सारा सारा एनालिसिस जो वो यहाँ मिलता है। कॉस्ट कंपैरिजन। अब कंपैरिजन जो दो तरीके से हो सकता है। देखिएगा, एक मेरे कितने हैं, मेरे फ्रेंड के कितने हैं, मेरे कितने मार्क्स है, मेरे फ्रेंड के कितने मार्क्स है, मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड कितना कमा रहा है। ये कंपैरिजन क्या है, आउटसाइडर के साथ है। एक कंपैरिजन क्या हो सकता है, मैं इस साल कितना कमा रहा हूँ, मैं पिछले वाले साल में कितना कमाया था, मैं इस साल मेरे कितने मार्क्स है, मेरे पिछले वाले साल में कितने मार्क्स हैं। तो ये क्या है, ये भी एक कंपैरिजन है। लेकिन यहाँ कंपैरिजन किसका हो रहा है, खुद का खुद के साथ हो रहा है। हमेशा खुद को बेहतर करने के लिए भी कंपैरिजन किया जाता है और किसी और के साथ भी कंपैरिजन किया जाता है। तो दो तरीके से कंपैरिजन जो है वो हो सकते हैं। ये यहाँ पर कॉस्ट कंपैरिजन में भी काम होता है कि हमारी कॉस्ट कितनी लगती है और बाकी वालों की कॉस्ट जो है वो कितनी लगती है। कॉस्ट कंट्रोल में काम आता है, इसके स्कोप के अंदर कवर है। कॉस्ट कंट्रोल मतलब जो है उससे ऊपर ना जाए। कॉस्ट रिपोर्ट, कॉस्ट रिपोर्ट क्या होती है आगे इसके बारे में हम देखेंगे। और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मतलब वैधानिक पालना। मतलब कि देखिए, जैसे आप सेक्शन पढ़ोगे 148 जो कॉस्ट ऑडिट के बारे में, जो कहता है कि अगर आप स्पेसिफाइड कंपनी है, आपका टर्नओवर इतने से ज़्यादा और ये सिचुएशन है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन करना होगा और आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी होगी। तो अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो आपकी वो जो कानूनी जो प्रावधान है उसकी पालना है जो अपने आप से हो जाएगी, तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है जो हो जाएगी। तो वहाँ पर भी काम आता है। तो ये इसके स्कोप है। अब एक एक को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज ए टेक्निक और प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। क्लियर है, हमने देख ही रखा है। कॉस्ट असरटेनमेंट प्रोडक्ट is governed by some cost accounting principle and rules. Generally, cost ascertain is using hypothetical cost, standard cost, process cost और operation cost etc. अब वो कह रहा है कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारी तरीके कॉस्ट यूज हो सकते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट। सर क्या है आगे इसके बाद में एक कंपैरिजन आएगा पूरा का पूरा सारी कॉस्ट के बारे में, जो वहाँ पर हम सारे सारे देख लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह इसके जस्ट बाद में ही है। हाँ, ये रहे डिस्क्रिशनरी कॉस्ट और ये सारे सारे नहीं, ये रहे इसके भी आगे कहाँ चले गए।
हाँ, इसके जस्ट ऊपर है ये जॉब कॉस्टिंग और ये देखो इंजीनियरिंग कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो वहाँ पर आपको ये सारी बातें जो मैं अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर है? हाँ जी सर। कॉस्टिंग वैसे ऊपर पढ़ रखा था। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसके स्कोप के अंदर आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम देख चुके हैं लास्ट सेशन के अंदर, ये अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, और एक चैप्टर भी पूरा का पूरा हम कर चुके हैं, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, अगर आपको याद है तो। कॉस्ट एनालिसिस में अब देखो जो नए वर्ड आएंगे उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। कॉस्ट एनालिसिस क्या है? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल It involves the process of finding out the process responsible for variance in actual cost from the budgeted cost। देखो कॉस्ट एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे कि हम कुछ सोच के चले थे, लाइक जैसे मैं सोच के चला था कि मैं इस महीने के अंदर ये काम करूंगा। अब वो काम नहीं हुए, काम उससे कम हुए या ज्यादा हुए, उसके कारण है कुछ न कुछ कारण रहे होंगे। वो कारण क्या हो सकते हैं? अगर मैं उनका एनालिसिस करूं तो हो सकता है कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुई हो, या हो सकता है कि मेरी हेल्थ इश्यू हुई हो, या हो सकता है कि इस बार जो है वो मेरा कुछ और काम नहीं हुआ उस वजह से, लाइक कुछ और काम जो थे वो हुए नहीं, मतलब उनके अंदर मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, उस वजह से मैंने ज़्यादा कर लिया हो। क्लियर है? तो वैसा कॉस्ट एनालिसिस जो वो क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के अंदर फर्क आने का क्या कारण है, वहां काम आता है कॉस्ट एनालिसिस। एंड अकॉर्डिंगली फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट डिफरेंसेज। और उसके बाद हम पता करेंगे कि कौन जो जिम्मेदार है इस बाइफर्केशन के लिए, इस वेरिएंस के लिए। दिस आल्सो हेल्प इन टेकिंग बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसकी वजह से हमें अच्छे निर्णय ले पाते हैं। कॉस्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या होता है? देखिए कंपैरिजन हमने कहा आउटसाइडर के साथ भी हो सकता है और खुद के साथ भी हो सकता है। तो ये जो डाटा होंगे, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, कॉस्टिंग होगा सॉरी, ये जो है इसका मदद से हम क्या करेंगे, हमारे कंपैरिजन के अंदर मदद मिलेगी। लाइक मेरा जो कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपये पड़ रहा है, मेरे पड़ोसी का 3.5 पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं कब कंपैरिजन कर पाऊंगा? जब मुझे पता होगा। समझ पा रहे हैं? तो कॉस्ट कंपैरिजन क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए एक तो पड़ोसी से भी होगा और एक खुद से भी होगा। खुद से भी कैसे? देखिए लाइक मैं लेबर को लगा के काम करूं या मैं मशीन लेके आऊं और ऑटोमेटेड काम करूं, तो दोनों केस के अंदर कॉस्ट जो वो अलग अलग होगी। वो कैसे पता करूंगा? तो मैं दोनों की कॉस्टिंग करूंगा और दोनों का फिर कंपैरिजन करूंगा। तो यहाँ पर भी एक जो है वो क्या होगी, मदद करेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग जो कंपैरिजन के अंदर भी मदद करेगी। सच यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी एंड कॉस्ट ऑफ सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? और इसके साथ साथ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के अंदर देखेंगे कि हम कई बार क्या होता है, कई और भी जो फर्म होते हैं उनके साथ भी कंपैरिजन करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल हम पूरा पढ़ चुके हैं। ये क्या है? डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ईच कॉस्ट इन द लाइट ऑफ एडवांटेज रिसीव्ड फ्रॉम द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। Thus we can state that the cost analyst to know whether cost is not exceeding the budgeted cost or whether further cost reduction is possible or not। इससे हमें ये पता चलेगा क्या हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम हमारे सही कंडीशन पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो हमारी फेवरेबल कंडीशन जिस पे काम करना चाहिए उस पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या हमारा फर्दर कोई कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो ही पता चलेगा। और उसके बाद में कॉस्ट रिपोर्ट्स। कॉस्ट रिपोर्ट्स क्या होती है? देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या होते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह बनते हैं। वैसे इसका भी जो है कॉस्ट रिपोर्ट बनता है। दिस इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दीज रिपोर्ट्स आर प्राइमरीली प्रिपेयर्ड फॉर द यूज ऑफ मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल। कॉस्ट रिपोर्ट्स हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ये क्या कहता है? देखिए भाई लाइक समझिएगा, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसा है और मुझे क्या करना है, ये इन्वेस्ट करना है। मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? तो मैं क्या करूँगा, कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा और जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे लगा कि हाँ ये बेहतर है, मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। सही बात है? हाँ जी सर, ऐसा ही करेंगे। तो वैसा मैनेजमेंट जो है उसके सामने भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। लाइक हम कोई भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो वो सोप भी बना रहा है,
तो ये बहुत सारे FMCG गुड्स के अंदर है, बहुत सारे, मान लीजिए कि वो भाई शैम्पू भी बना रहा है, तो अपन 4-5 ही प्रोडक्ट लेते हैं, वो शैम्पू भी बना रहा है, साबुन भी बना रहा है, और लाइक क्लोथ्स भी बना रहा है, और शूज भी बना रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर वो जो है वो मान लीजिए साबुन जो वो 4 कैटेगरी का बना रहा है, A B C और D। मान लीजिए लक्स भी वही बना रहा है, डव भी वही बना रहा है, और कौन से आते हैं यार, ये 2 ही बना रहा है मान लीजिए। तो अब उसको अगर करना है, डिसाइड करना है, अगर उसको डिसाइड करना है कि किसकी सेल के अंदर ज़्यादा मार्केटिंग की जाए, किसके लिए मार्केटिंग ज़्यादा करें, किसके लिए मार्केटिंग कम करें, तो उसे पता होना चाहिए कि इसकी क्या पता होना चाहिए, उसके डाटा पता होना चाहिए कि ये जो है पर यूनिट कितना पीस प्रोडक्ट जो है वो कितना प्रॉफिट दे रहा है, ये वाला मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के डाटा से मुझे पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉफिट कितना दे रहा है और ये प्रॉफिट कितना दे रहा है, तो मुझे ज़्यादा किसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। समझ पा रहे हैं बात? लाइक सैमसंग के बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो हर मॉडल के लिए अलग से बैनर लगाता है, भाई ऐसा थोड़ी वो हर अपने मॉडल के लिए बैनर लगाता है। जहाँ उसको लगता है कि हाँ ये बैनर मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, इसमें कॉस्ट कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो उसके लिए बैनर लगाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है बात? हाँ जी सर। और उसके बाद में स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, मेंटेनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज पर द रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूट टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम कॉस्ट पॉसिबल टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस एज प्रोवाइडेड एक्ट एंड दिस रूल्स। ये स्टैट्यूटरी जो कंप्लाइंस है, ये आप अगर सेक्शन 148 कंपनी एक्ट का पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन करना जरूरी कर रखा है। क्लियर है भाई यहाँ तक? हाँ जी सर, यहाँ तक की बातें समझ आई। अब है रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ क्या रिलेशन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या साथ क्या रिलेशन है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ क्या रिलेशन है। बाकी के साथ भी पढ़ा जाता है, जैसे स्टेट्स के साथ पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ सकते हैं, हर किसी के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़े जाते हैं वो इसी के साथ पढ़े जाते हैं। सबसे मेन जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग विथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिएगा फिर कह रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट के डाटा को प्रोड्यूस करने के लिए, कॉस्ट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर की इंफॉर्मेशन की नीड को पूरा करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड डाटा लिए जाएंगे और उनके हिसाब से ही अकाउंटिंग की जाएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो इंटरनल और एक्सटर्नल सारे डाटा ले लेवा के किसी भी तरीके से उससे मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जितनी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास ज़्यादा होगी उतना उसका डिसीजन जो वो एक्यूरेट होगा। क्लियर है, समझिएगा। जैसे मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और मेरे जो बॉस हैं, मैं उनके पास गया, मैंने कहा देखो सर, आप जो कह रहे थे ना कि एक नया प्रोडक्ट लाइए जिसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता है वगैरह वगैरह, तो ये देखो सर, ये ऐसा है प्रोडक्ट, इसके अंदर ये मटेरियल लगेगा, ये लेबर लगेगा और ये होगा, और ये अल्टीमेटली 10 रुपये में तैयार हो जाएगा। मार्केट के अंदर सर अगर इसको चाहे ना तो 30 रुपये में तो बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। क्लियर है। मैनेजमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन यूज की और उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया। अब बाद में पता चला प्रोडक्शन होने के बाद में कि ये तो सरकार ने बैन कर रखा है, ये तो सरकार ने बैन कर रखा है, तो क्या मैनेजमेंट इस इन्फॉर्मेशन को भी यूज करना चाहिए था क्या? हाँ जी, ये भी यूज करना चाहिए था। तो क्या मैनेजमेंट सिर्फ इंटरनल इन्फॉर्मेशन यूज करता है क्या? नहीं, मैनेजमेंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूज करता है। मैनेजमेंट यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यूज करता है। समझ पा रहे हो कि जो हमारा पड़ोसी वो इसी प्रोडक्ट को कितने में बना रहा है, वो कितने में सेल कर रहा है, उन सब की भी इंफॉर्मेशन जो वो रखता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपने खुद के जो कॉस्ट है उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो वो मेंटेन करता है। ये ऑलरेडी स्टूडेंट ये इसके बाद यहाँ तक तो वो बात कर रहा है, यहाँ देख लीजिएगा सीधा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिएगा सबसे पहला कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो रखता है, और ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब देखिएगा ये जो प्रोडक्ट है ये सरकार ने बैन कर रखा है, क्या इसके अंदर क्वांटिटी है क्या? नहीं, ये क्वालिटेटिव डाटा है। जबकि कॉस्ट के अंदर कैसा होगा, सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा होगा। 3 रुपये आए, 2 रुपये गए, 4 रुपये आए, 5 रुपये गए, इस तरीके का डाटा होगा। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या होगा?
इट रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है कॉस्ट को, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में या एक सर्विस को रेंडर करने में कितने का खर्चा है। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है किसको, मैनेजमेंट को। किसके लिए, ताकि वो प्लानिंग कर सके, वो कोऑर्डिनेशन कर सके। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में सामंजस्य बना सके। एरिया क्या है, ये सिर्फ डील करता है किसके साथ, कॉस्ट के साथ। और ये जो है वाइडर है, इसका स्कोप जो बड़ा है, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग, ETC सब आएगा। भाई मैनेजमेंट अगर देखिएगा, लाइक मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि भाई हम जियो फाइबर के अंदर जाए या नहीं जाए, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, कॉस्ट कितनी लग रही है, मार्केट के अंदर देख मतलब उसकी सेल प्राइस क्या रख सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है, टैक्स इसके ऊपर क्या लगेगा, पैसा कहाँ से लाएंगे, उस पर ब्याज कितना लगेगा, कमाएंगे कितना, ब्याज का कितना जाएगा, हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी बढ़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन जो यूज करेगा। तो वो तो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो वो कह रहा है कि इसके अंदर कॉस्ट इतनी लगेगी, ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, इट यूजेज बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर। ये पास्ट और प्रेजेंट को करता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर के बारे में भी जाएगा। देखो, इट फोकसेस विद द प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स ऑफ फ्यूचर्स। देखिए, मैनेजमेंट का और बिजनेस का दोनों का मतलब ही फ्यूचरिस्टिक होता है। मैनेजमेंट का और बिजनेस का दोनों का मतलब ही, दोनों का काम यही होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। आज जो बिजनेस चल रहा है, अभी के हिसाब से अगर मैं बिजनेस खोलूं तो क्या वो बिजनेस चलेगा? क्या हो सकता है भगवान पे। आगे किसकी डिमांड आने वाली, उसके हिसाब से मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ, तो उस केस के अंदर वो चलेगा क्या? हाँ जी चलेगा, क्योंकि आगे जो डिमांड आ रही है, जो फ्यूचर के हिसाब से चल रहा है, वही तो बिजनेस चला पाएगा। क्लियर है? डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जरिए ये आया था। और इसका डेवलपमेंट जो है वो रिलेटेड टू नीड्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। भाई लोग धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा, तो उसके साथ साथ जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, इनके जरूरतें जो है बढ़ती लगी। रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ कुछ प्रिंसिपल और प्रोसीजर होंगे, यहाँ कोई भी प्रोसीजर वगैरह फॉलो नहीं होंगे। क्लियर है? अब जियो वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन जो यूज करनी है, यहाँ कोई भी तरीके का आप पहले से सेट रेगुलेशन बना के नहीं बैठ सकते। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सारे मॉनेटरी टर्म के अंदर जो भी डाटा है, जो भी ट्रांजैक्शन हुए, उनको रिकॉर्ड करता है, उनको क्लासिफाई करता है, उनको समराइज करता है, और लास्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के शेयर होल्डर को, मतलब जो भी उसके यूजर है, शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर, सॉरी स्टेक होल्डर मतलब जिनका भी उसके अंदर इंटरेस्ट है उस कंपनी में, उनके लिए वो अवेलेबल करवाता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड डाटा है, जो उनका एनालिसिस करता है, उनकी अकाउंटिंग करता है, और वो जो है ज़्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग के डाटा जो वो मैनेजर के लिए यूज होते हैं, उसके अलावा ज़्यादातर यूज नहीं होते। बाहर जो पिक्चर जाती है वो कौन सी जाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो अंदर का हिस्सा है, ये अंदर मैनेजर वगैरह के लिए काम आता है। बाहर जो पिक्चर जाएगी वो किसकी जाएगी? बाहर जो जाता है ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट वगैरह जाता है, कॉस्ट शीट नहीं जाता। आप कभी ये नहीं कहोगे कि रिलायंस में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी कॉस्ट शीट देखूंगा, नहीं, उसके ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट देखूंगा। तो ये जो है बाहर जो दिखते हैं ना, वो कपड़े जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। क्लियर है? और कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूज के लिए है, आप खुद के लिए, मैनेजमेंट के लिए आप यूज करते हैं उन डाटाओं को। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट कितना कमाया, असेट कितनी, लाइबिलिटी कितनी वगैरह। ये क्या है? असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। इसका काम क्या है? कॉस्ट पता करना, कि ताकि हम क्या कर सकें, कॉस्ट कंट्रोल कर सकें और सही तरीके का डिसीजन ले सकें। क्लियर है? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। नेचर क्या है? ये रिकॉर्ड करेगा, प्रेजेंट करेगा, इंटरप्रेट करेगा ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स की जो आइटम है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो वो नहीं करेगा। मैंने उनके लिए काम किया, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, क्या है उसकी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। ये क्लासिफाई कॉस्ट, रिकॉर्ड, प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट इन सिग्निफिकेंट, इट इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब क्या? ये इस तरीके से इन इंफॉर्मेशन को लेके आएगा ताकि उस इंफॉर्मेशन का यूज हो सके, सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। सर कैसे? कि ये जो यूनिट है 8 रुपए पर यूनिट में बन रही है, तो इस 8 से
साथ में कैसे किया जाए, एक तो ये इस तरीके से यूज किया जा सकता है कि 8 में बन रही है तो हम 12 में सेल करेंगे, 4 रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने में सेल करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम सिग्निफिकेंट रूप में यूज करने के लिए कोशिश करते हैं। ये हिस्टोरिकल डाटा करता है और ये हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट दोनों को कंसिडर करता है। हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हम आगे इनको देखेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि हाँ इस तरीके से। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो है वो सारे यूज करते हैं। स्टेटमेंट आर शेयर होल्डर, क्रेडिटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह सब कुछ करते हैं। और ये जो नॉर्मली इंटरनल मैनेजमेंट होता है, बट सम टाइम रेगुलेटरी अथॉरिटी आल्सो, कई बार रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर सेक्शन 148 पढ़ोगे तो वहाँ पर सीधी भी कई बार जो कॉस्ट रिकॉर्ड जो उनको इंस्पेक्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट और लॉस को शो करता है। और ये प्रोवाइड कॉस्ट डिटेल ऑफ ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट, हर जो प्रोडक्ट बना है, हर जो सर्विस बनी है उसके लिए कितनी कॉस्ट लगी उसका बारे में डिटेल देगा। टाइम पीरियड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड यूजुअली फॉर ए ईयर, 1 साल के लिए बनाते हैं। प्रिपेयर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, 3 महीने का 4 महीने का स्टेटमेंट चाहिए तो भी 4 महीने का बनाते हैं। वहाँ पर फिक्स है कि P&L जो होगा फॉर द ईयर एंडेड ऐसा होता है, और बैलेंस शीट एज ऑन द डेट इस तरीके से होता है। लेकिन कॉस्ट जो है उसके अंदर डाटा जो वो जब जरूरत होती है उसके हिसाब से हम बनाते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें एक सेट फॉर्मेट होता है, जैसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल चलता था और वर्टिकल चलता है, तो ये फिक्स फॉर्मेट होता है। शेड्यूल 3 दे रखा है, शेड्यूल 3 के हिसाब से जो है वो आपको P&L और बैलेंस शीट बनाने होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, इन जनरल नो सेट ऑफ फॉर्मेट, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। एक मॉडल फॉर्मेट जो है वो जनरली सब एक जैसा यूज करें उसके लिए होता है, बाकी ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं है। वहाँ पर देखोगे तो आप कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन है 129, शायद 129 है, क्योंकि 127 तक तो ये हो गए डिविडेंड के, तो 129 है, 129 ही है। तो उसके अंदर वो कह रखा है कि भाई एएस और इनके जो एएस को फॉलो करना और शेड्यूल 3 को फॉलो करना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दोनों तो बहुत ही क्लोज रिलेशन में, इनका तो काफी मतलब अच्छी खासी साठ-गांठ है, दोस्ती है। सर ऐसा क्यों? देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है कि पैसा कहाँ से लाए और किस तरीके से पैसा बनाए। मतलब पैसा लाए, उस पर ब्याज देना है, उससे ज़्यादा कमाए ताकि उसका ब्याज भी दे दे और बाकी जो हम भी हमारे भी बचा लें। ये किसका काम है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी डिसीजन मेकिंग है, समझिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी डिसीजन मेकिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी डिसीजन मेकिंग के अंदर काम आते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों को इस डायग्राम के जरिए समझ सकते हो कि ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉरी, ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग और ये हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये इनका पोर्शन जो है वो यहाँ इन दोनों का जुड़ा हुआ, ये पोर्शन इन दोनों का जुड़ा हुआ, ये पोर्शन इन तीनों का जुड़ा हुआ। इस तरीके से ये इनके बातें। रोल एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अगर आप खुद से पढ़ोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये क्या है, एक तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट को उनके डिसीजन लेने के लिए। उसके अलावा मैनेजमेंट को असिस्ट करता है उनके प्लानिंग, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटी। भाई आपको पता है कि 4 रुपये लग रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, तो आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो वगैरह वगैरह, सारा कुछ जो है वो हो सकता है। हेल्प इन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट और इन्वेस्ट बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल। हेल्प इन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट एंड इन्वेंटरीज फॉर बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल। एलोकेशन वगैरह कॉस्ट वगैरह का करना है तो वहाँ भी काम आएगा। Cost accounting is concerned with the accumulation and allocation of cost to different cost object, whereas the management accounting concerned with the provision of information to internal user for the decision making। देखिएगा वो कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या है, उसका काम है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो भी पेन बना रहे हैं, जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं, किसी को भी बना रहे हैं, उसके लिए कॉस्ट का पता करना क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन का यूज करना और डिसीजन लेना, वो क्या है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना वगैरह वगैरह। फंक्शन ऑफ अब आ गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों साथ हो चुके हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों साथ हो चुके हैं।
तो ये किसके बारे में बात करता है? कलेक्शन एंड अकोमोडेशन ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, assigning cost to cost object for a certain cost, or cost and management accounting department, which may be used to denote the department set budget and standard for the particular period of activity before and after compared with the assigned and a certain cost. Any deviation जो वो एनालाइज किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा वगैरह वगैरह। मतलब क्या हुआ, देखिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाएगा, कॉस्ट के भी काम होंगे, मैनेजमेंट के भी काम होंगे। कॉस्ट का पता किया, उसके हिसाब से हमने बजट बनाया, उसके हिसाब से एक्चुअल डाटा लिए, कंपैरिजन किया वगैरह वगैरह, डिसीजन मदद किया, वो सारा सारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा। द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये क्या है कि मेनली काम क्या होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि यूजफुल इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के पास जानी चाहिए वो जाए, तो क्या कहलाएगी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट इज ए सेटअप विच इज ए पॉपुलरली नोन एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे आप शॉर्ट के अंदर कहते हैं MIS। देखिए मैनेजमेंट के पास कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी वो बहुत मायने रखता है। मैनेजमेंट के पास कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी वो बहुत मायने रखता है। अगर वो सही समय पे सही इंफॉर्मेशन नहीं जाती है तो उसके इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक कैसे, समझिएगा, जैसे भारत के अंदर आपने सुन रखा होगा गवर्नमेंट के अंदर क्या बन रखा है, एक नीति आयोग बन रखा है। सर ये नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग जो है वो क्या करता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका एक तरीके से थिंक टैंक होता है। प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए उसके बारे में बात करता है। रीजन क्या है, अब प्राइम मिनिस्टर को सुबह से शाम तक जो है वो ऐसे इन्फॉर्मेशन जा रही है कि आज जो है वो जोधपुर के अंदर एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और या फिर यूँ समझ लीजिए वो भारत का न्यूज़ चैनल देखते हैं, बस इंडिया का कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है। तो क्या वो कभी कोई भी प्राइम मिनिस्टर कुछ ढंग का कुछ ढंग का डिसीजन ले सकेंगे क्या? नहीं, उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। उनको पता चलेगा कि 2-3 महीने सिर्फ सुशांत सिंह जी जा रहे हैं, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है देश के अंदर। तो क्या वैसा इन्फॉर्मेशन जाएगा तो क्या वो डिसीजन ले पाएंगे क्या? नहीं। समझ आ रही बात? तो उनके पास जो उनका थिंक टैंक है, कम से कम वो क्या करें कि उनके पास जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन हो वो जाए, कि भाई अभी तूफान आने वाला है, तो इससे रिलेटेड अपने को जो आपदा प्रबंधन अपना डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को सजग करना चाहिए। उसके अलावा हो सकता है कि ये जो बड़ा हो उस केस के अंदर हमारी आर्मी जो है उसको भी स्टैंड बाय में रखना चाहिए ताकि वो एक्शन ले सके। ये इन्फॉर्मेशन जो वो जानी चाहिए उनके पास, तो ये इन्फॉर्मेशन जो वो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन जो वो धीरे धीरे सिस्टमेटिकली जानी चाहिए, मतलब कि जो मेन मैनेजमेंट जो है उसके पास वही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए जो उनके डिसीजन के लिए जरूरी है। क्लियर है? समझ पा रहे? नहीं तो ऐसा ना हो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने सहायकों का ट्रांसफर करते करते उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। समझ पा रहे हैं बात? तो ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है जानी चाहिए जो उनके लिए डिसीजन के अंदर काम आने वाली है, जो उनके डिसीजन को बेहतर बना सके। वैसे जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, उसके पास भी वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए जो जरूरी है, जिनके हिसाब से वो डिसीजन ले। क्लियर है? The MIS provide relevant and timely information related to both internal or external to the organization to enable management to all level to take decision. Decision include cost optimization, price fixation वगैरह, इनसे related सारे decision जो वो लेते हैं। The performance of responsibility center is measured and evaluated against the set standard. अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं, क्या होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? इससे जस्ट आगे आएगा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट। तो वहाँ हम उनको स्टैंडर्ड देते हैं, उनका एक्चुअल देखते हैं और उनका कंपेरिजन करते हैं। The function of cost and management accounting is to gather data like time taken, wastage, process, idleness वगैरह वगैरह सारों के बारे में डाटा जो है वो लेके आना, ये भी इसका एक तरीके से काम है। क्लियर है? सॉरी, यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, ये अपन कल के सेशन के अंदर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।